नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री आर्ट क्लासेस में। मैं हूं आशीष और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार के बारे में जिन्होंने लोक कला से प्रेरणा ली और अपनी एक निजी शैली उस समय डेवलप की जिस समय भारत के अंदर वेस्टर्न जो आर्ट है वो प्रमोट की जा रही थी और जो भारतीय जो स्टूडेंट्स थे वो उसी के अंदर ज़्यादा रुचि ले रहे थे, उसी को अपना आइडल मान के चल रहे थे। तब एक ऐसे कलाकार उभर कर आए जिन्होंने शुरुआत में तो ये प्रभाववाद और बंगाल स्कूल से प्रभावित रहे, कुछ काम भी इन्होंने किया, बट फिर भी अचानक से इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब इनको ये महसूस हुआ कि ये जिस चीज़ से बिलोंग करते हैं, जो इनके अंदर एक खोज थी कि आखिर मेरा काम कैसा है। एक हर आर्टिस्ट के अंदर ऐसी ही एक खोज की प्रवृत्ति होती है। उनके अंदर ये खोज प्रवृत्ति मौजूद थी और उन्होंने एक टर्न लिया 1920 और 21 के आसपास और वहाँ से इनकी एक यात्रा शुरू हुई, क्योंकि जो पटुआ चित्र थे, पटुआ कला संबंधित जो मोटिव्स थे, उनसे ये बहुत प्रभावित हुए और उसी लोक कला से, बंगाल की लोक कला से प्रभावित होकर इन्होंने काफ़ी समय तक एक लंबी साधना की और अपनी शैली को डेवलप किया। ये कभी रुके नहीं, हमेशा एक खोज के अंदर ही रहे और अपनी चीज़ों को और परिष्कृत और अच्छा करते गए। और ये प्रचार-प्रसार से भी वगैरह से दूर रहते थे और दिन में लगभग 8 से 12 घंटे तक ये बस काम किया करते थे। सच कहूँ तो यामिनी राय को उनके दुर्बल शरीर या कोई बीमारी या कोई विपरीत परिस्थितियाँ इनके जीवन में बहुत आई। इनको काम से कभी रोक नहीं पाई और उन्होंने अनवरत अपनी कला साधना को जारी रखा। उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उनका सामान्य जीवन परिचय। देखिए, यामिनी राय जो हैं, वे 10 अप्रैल 1887 को बेतियातोर, बांकुरा में, बेतियातोर एक गांव है, जिला है बांकुरा, वेस्ट बंगाल में ये होता है। वहां पर इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम राम रतन रॉय। और शिक्षा की अगर हम बात करें तो इनकी शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में हुई थी। जब ये 16 साल के थे तो इनको कला के अंदर रुचि थी, तो घर वालों ने इनकी इस चीज को पहचाना और इनका जो एडमिशन है वो जो स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता, वहाँ पे करवाया। और जब इनका एडमिशन वहाँ हुआ जिस समय, तो उनकी उम्र 16 साल थी और यहाँ पे जो वाइस प्रिंसिपल थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। यहाँ पर इन्होंने एकेडमिक टेक्निक में वर्क करना सीखा, क्लासिकल टेक्निक में और ऑयल टेक्निक में इन्होंने काम किया। शुरुआत में ये कमीशन पोर्ट्रेट आर्टिस्ट भी रहे और इन्होंने काफी चीजें बनाई भी। फिर लेट 1920-1921 के आसपास उनको जीवन का जो फेज था वो चेंज हुआ और उन्होंने वहीं से लोक कला की तरफ अपना रुख किया और वेस्टर्न जो आर्ट थी उनमें उनको संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। ये चाहते तो अच्छा धन कमा सकते थे उससे, क्योंकि उस समय इनके जो पोर्ट्रेट्स थे उनकी डिमांड भी बहुत अच्छी थी और ये बहुत अच्छा काम करते थे। बट फिर भी इन्होंने अपनी मन की जो खुशी है उसको चुना और लोक कला की तरफ उससे प्रेरणा लेकर उसी तरफ अग्रसर हुए। अगर हम इनके माध्यम की बात करें तो इन्होंने कागज पे भी काम किया है, कपड़े पे काम किया है। जब इनके पास ऐसी जीवन में इनकी प्रतिकूल परिस्थिति आई और इनके पास जो पैसे की तंगी, गरीबी, ये सब चीज इनको झेलनी पड़ी लाइफ में, तो उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि काम करने का जो जुनून था इनके अंदर बेहद था और इनकी प्रतिकूल परिस्थितियां इनको उस चीज से रोक नहीं पाई। और ये कपड़े या धोती वगैरह या जो भी इनके पास मौजूद होता उसके ऊपर गोबर का लेप करके उसको कैनवास बना के उसके ऊपर पेंटिंग करते। बट इन्होंने कभी भी अपने इमोशंस को रोका नहीं, अपनी कलाकृति, अपने काम को प्रायोरिटी में रखा। और यही कारण रहा कि इन्होंने लगभग अपने जीवन काल में 20,000 से भी ज्यादा पेंटिंग्स बनाई, जो भी किसी भी आर्टिस्ट के लिए कर पाना बहुत मुश्किल बात होती है। फिर इनके देखें तो इन्होंने गत्ते के ऊपर भी काम किया, काष्ठ शिल्प भी इन्होंने बनाए, लकड़ी के भी इन्होंने स्कल्पचर्स बनाए हैं और बर्तन वगैरह का भी के ऊपर भी इन्होंने काम किया है, काफी वो भी बनाए हैं, खिलौने वगैरह भी बनाए। और अगर हम देखें तो यामिनी राय ने कभी भी किसी भी बात से नहीं जुड़े, ना ही किसी चित्रकार की शैली से ये कभी इन्होंने उसका अनुकरण किया। हाँ, किसी से कुछ सीख लेना एक अलग बात होती है और किसी का अनुसरण करना एक अलग बात होती है। ये वो टाइम था जब काफी लोग जो है वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे थे। उसी समय यामिनी राय जो थे उन्होंने भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो कला है उसको स्टडी करके उसकी तरफ इन्होंने अपना रुख किया। और अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में तो ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, पोर्ट्रेट की शुरुआत की थी इन्होंने। पोर्ट्रेट्स वगैरह मतलब ये बनाया करते थे, तो इसीलिए इनको सभी कार कहा जाता था। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर हम बात करें कि ये किनसे प्रभावित थे, तो ये वैन गॉग और माने से बहुत प्रभावित रहे हैं। अगर हम संपर्क की बात करें तो ये प्रभाववादी शैली के संपर्क में भी आए। जब ये आर्ट स्कूल में थे तब इन्होंने काफी चित्र जो है प्रभाववादी शैली से संबंधित भी बनाए, बंगाल शैली के संबंधित भी बनाए। बट उस वर्क के अंदर इनको शांति नहीं मिली। बंगाल की जो लोक कला है उसी ने इनको सेटिस्फेक्शन दिया। जब इनकी एज 34 थी तब इनको लगा कि जो इनकी जो प्रेरणा स्रोत है वो बंगाल के कहना की लोक कला, वहाँ की जो स्थानीय कला है वो है। अगर हम काम की बात करें तो इन्होंने कुंडलित चित्र भी बनाए, काली घाट चित्र भी बनाए, पूजा की मूर्तियां, खिलौने, गुड़िया, ये सब इन्होंने किया। अगर हम देखें कि इनकी जो कला थी ना वो उन्होंने पटुआ कला से इतना कुछ सीखा था और उस चीज की वजह से इनकी कला में बहुत निखार आया और इन्हीं के प्रयासों की वजह से जो पटुआ लोक परंपरा है उसको एक नव जीवन मिला था। इसके अलावा हम देखें तो रंग की अगर हम बात करें तो ये सपाट रंग, सरल आकार और चमकदार
वर्ण विधान का यूज किया करते थे। खनिज और वनस्पतिक जो कलर थे उनका ये यूज करते थे, जैसे लाल, पीला, नीला, काला, भूरा और चटक रंगों का ये प्रयोग किया करते थे। अगर हम इनकी रेखाओं की बात करें तो इनकी रेखाओं में रेखाएं थोड़ी सी मोटी होती थी। हम आगे इनके कुछ पेंटिंग्स की स्टडी भी करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि रेखाएं जो है इनकी मोटी और स्ट्रॉन्ग लाइंस का इन्होंने यूज किया। और इनका जो टेक्सचर था, टेक्सचर के लिए ये बहुत प्रयोगवादी रहे। इन्होंने अलग अलग टेक्सचर के ऊपर इन्होंने काम किया है और बहुत प्रयोगवादी रहे इस चीज में। अगर हम देखें कि चित्रों की विशेषताओं की बात करें तो इन चित्रों की विशेषताओं में हाथ जो है, पैर जो है वो लकड़ी के शिल्प जैसे प्रभाव लिए हुए हैं। गोल जो पुतलियां हैं उनको गोल बनाया गया है, बड़ी बड़ी आंखें बनाई हैं। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो इन्होंने बैकग्राउंड में काजल की लाइंस का भी वर्क किया है, मतलब उनका भी इन्होंने यूज किया। और जो आंखें हैं चेहरे की वो आउटलाइन से बाहर है, जैसे अपभ्रंश शैली में हुआ करती थी उस तरह से इन्होंने बनाया। इसके अलावा लोक जीवन और जो मिट्टी के बर्तन और काष्ठ शिल्प हैं प्लस खिलौने, इनके ऊपर भी इन्होंने काम किया। अगर हम टीचिंग की बात करें तो इन्होंने सहायक निदेशक के रूप में कला विद्यालय लाहौर में 1929 से 36 तक पढ़ाया। इसके बाद निदेशक के रूप में सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट लाहौर 1938 से 1947 तक, मयो स्कूल ऑफ आर्ट में फॉरमैन जो क्रिश्चियन कॉलेज है वहां पे प्रधान और सहायक निदेशक के रूप में ये रहे। अगर हम इनके प्रदर्शनियों की बात करें तो इनके प्रदर्शनियों में जो सोलो एग्जीबिशंस लगी वो लंदन, न्यूयॉर्क और कोलकाता में लगी। 1950 में न्यूयॉर्क में जो इनकी एग्जीबिशन लगी थी वो 1950 में एसीए गैलरी है, वहां पे इनकी एग्जीबिशंस लगी। अगर पुरस्कार की बात करें तो पद्म विभूषण पुरस्कार उनको 1955 में भारत सरकार द्वारा दिया गया। एक आर्ट क्रिटिक हुए हैं ए हॉर्वे मेंसिया, इन्होंने ये फ्रांसीसी आर्ट क्रिटिक है, इन्होंने इनकी तुलना हेनरी मातिस से की है। और कुछ आर्ट क्रिटिक जो है वो इनकी तुलना जो है वो पिकासो से भी करते हैं, तो इनको भारत का पिकासो भी कहा जाता है। वैसे भारत का पिकासो एमएफ हुसैन को भी कहा जाता है। अगर हम देखें और इनकी उपाधि के बारे में तो राष्ट्रवादी कलाकार इनको बोला है महात्मा गांधी ने। और दर्शकों को कभी इन्होंने उलझाया नहीं है, इन्होंने कभी भी अभी दर्शकों को उलझाया नहीं, अपने जो कला को देखने वाले उनको कभी उलझाया नहीं, ऐसी बात विष्णु जो डे है उन्होंने की है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनके खुद के कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि जैसे बच्चा हो उसे सब कोई गोद में लेता है, ऐसे ही मेरी कला है। जब आदमी मार्ग भूल जाता है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, तब बालक से मदद मिलती है। सबसे भीतर आत्मा है वह बालक की है। हमारे अंदर जो सबसे भीतर आत्मा है वो बालक की है, ऐसे इनके स्टेटमेंट है। और ये अपनी कला के बारे में कहते हैं कि मैं बाल कला से प्रेरित हूँ। इसके अलावा इनके कुछ प्रमुख चित्रों को हम देखेंगे। मदर एंड चाइल्ड, संथाल स्त्रियां, ढोलक वादन, टैगोर और बापू, पुजारी ने, रथ यात्रा, सीता की अग्नि परीक्षा, किंग व क्वीन, मैं भोला भाला, कृष्ण और यशोदा, ब्राइड एंड टू कंपेनियंस जो हम आगे देखेंगे, लेडी इन पिंक साड़ी, थ्री वुमेन्स, डांसिंग गोपी, क्वीन ऑन हॉर्स, रावण सीता और जटायु, घोड़ा, गाय, द वैष्णव, हेड ऑफ ए संथाल, इन पे इन्होंने काफी पेंटिंग बनाई। इन्होंने संथाल जो ट्राइब है उसको लेके उन्होंने बहुत काम किया है, उसके ऊपर उनकी बहुत अच्छी स्टडी इन्होंने की है। इसके अलावा इन्होंने मछली दवाई बिल्ली, एक मछली, केकड़ा, लोमड़ी, नौका विहार। देखिए नौका विहार एक पेंटिंग जो है वो नंदलाल बोस की भी है, तो इनकी भी है एक नौका विहार जो अभी जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ था उस फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में इनकी जो नौका विहार पेंटिंग है उसकी फोटो आई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इन्होंने ईसा मसीह से संबंधित भी पेंटिंग बनाई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने जो इंडियन सब्जेक्ट के ऊपर बनाए, इन्होंने वेस्टर्न में जो बाइबल है जो ईसा मसीह है उनको लेकर भी चित्र बनाया, पर इन्होंने उनका चित्र इंडियन जो इनके खुद की लोक कला की जो शैली है उसी के अंदर बनाया है, जो कि बहुत ही सुंदर इन्होंने बनाया। और रेखा चित्र की बात करें तो इन्होंने 3 योद्धा, घोड़ा गाड़ी जैसे रेखा चित्र बनाए हैं। और निधन की बात करें तो 24 अप्रैल 1972 कोलकाता में इनका निधन हो गया था। और ये एक ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने कभी भी अपनी कला को व्यक्त होने से रोका नहीं, और इन्होंने बहुत ही एक साहसिक कदम जिसे हम कह सकते हैं इन्होंने उठाया। इन्होंने जिस समय सभी लोग वेस्टर्न आर्ट की तरफ जा रहे थे उस समय इन्होंने लोक कला को माध्यम बनाया और उस तरफ जाने का इन्होंने सोचा, और इस चीज को जो चीज ये चाहते थे उन्होंने उस चीज को हासिल भी किया। इसके बाद अगर हम कुछ पेंटिंग्स इनकी देखते हैं ताकि हमें समझ में आए, देखिए ये उनका शुरुआती वर्क है जब वो बंगाल स्कूल में आए थे, ये उनका शुरुआती कुछ वर्क है। उन्होंने ये जो है ये कैनवास पे ऑयल पेंटिंग की है उन्होंने, ये कैनवास पे ऑयल पेंटिंग है, इसका टाइटल है मदर एंड चाइल्ड। आप इस चीज को देखें, इसके बाद में जो उनके लाइफ में चेंज आया उसके बाद में उन्होंने अपनी कला को किस तरह से निखारा, किस तरह से सबसे अलग किया, किस तरह से उन्होंने अपनी निजी शैली के रूप में उसको बनाया, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए ये ऊपर वाला जो हमने देखा वो भी मदर एंड चाइल्ड है, ये भी मदर एंड चाइल्ड है। अब देखिए किस तरह से वो लोग कला से प्रभावित हुए और कैसा जो बदलाव उनकी कला में देखने को मिलता है। लाइंस वगैरह भी आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था ऊपर। ये पेंटिंग आई थी फर्स्ट ग्रेड में, जिसको बस इतना ही इन्होंने दिया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, ये सिर्फ 3 और नीचे का ये हिस्सा। ये पेंटिंग है द बोटिंग यानी कि नौका विहार। ये पेंटिंग है डांसिंग गोपी करके इनकी पेंटिंग है। कितना सुंदर इन्होंने कलर जो है स्कीम यूज की है, ये प्राइमरी कलर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस भी देते थे। और इसके अलावा ये जैसे जो हमने देखा था कि जो बिल्लियां हैं वो फिश को मुंह में दबा के हैं, ऐसा पेंटिंग है, ये अनटाइटल्ड पेंटिंग है उनकी। इसके अलावा ये लेडी विद पिंक साड़ी वो जो हमने देखा था। इसके अलावा देखिए ये जो पेंटिंग है इनकी, ये है वो ब्राइडल वाली पेंटिंग,
ब्राइड विद टू कंपेनियंस। और ऐसी ही एक पेंटिंग है इनकी जिसके अंदर जो 3 पुजारी ने हमने देखी थी वो ये वाली है। तो ज्यादा देखने में ऐसा लगता है कि ये सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है, बस सिर्फ हाथ में कुछ दे दिया, ऐसा नहीं है। अगर आप इनके चेहरों के भाव को देखेंगे, आंखों के भाव को देखेंगे, तो वो एक थोड़ा सा संसारिक प्रतीत होंगे आपको, पर जब आप इनकी आंखों को, इनके चेहरे के भाव को देखेंगे, तब आपको उसके अंदर डिवोशन महसूस होगा, जो कि लोक कला के अंदर उन्होंने बखूबी लेके आए। और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी रही है कि आंखें जो है वो आउटलाइन से थोड़ा सा बाहर, तो ये सारी चीजें हमने उनके बारे में पढ़ी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यामिनी राय अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम अमृता शेरगिल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।